रात 11 बजे के बाद मैं बंसडिले के अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। ये अपार्टमेंट जिस बिल्डिंग में था वो गोयटे हिल के एक पसमानदा इलाके में वाक़ थी, जहां ज्यादातर गरीब लोगों की रिहाइश थी। 2 मंजिला उस बोसीदा सी बिल्डिंग के आसपास कच्चे पक्के मकानों और तंग गलियों का सिलसिला था। बिल्डिंग अगरचे लबे सड़क वाक़ थी, मगर वो सड़क भी किसी स्ट्रीट से ज्यादा चौड़ी नहीं थी। बंस से मुलाकात के दौरान मैंने उसे बहुत सी मुफीद बातें मालूम कर ली थी जो उसका रोल अदा करने के लिए जरूरी थी। उसके रूप में चूंकि मुझे मोशे हावर्ड से उलझना था, लिहाजा उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात का हुसूल अशद जरूरी था। बंस का अपार्टमेंट महज एक कमरे पर मुश्तमिल था। उस बिल्डिंग में तमाम कमरे ऐसे ही थे जिनमें बाथरूम तक नहीं था। हर मंजिल पर टॉयलेट और बाथरूम अलहदा से बने हुए थे। यहाँ चूंकि शादीशुदा लोगों का गुजर नहीं था, इसलिए बावर्ची खाने का तसव्वुर भी मादूम था। मैंने दरवाजे की कुंडी से झूलता हुआ ताला खोला और कमरे के अंदर दाखिल होकर लाइट जला दी। कमरे के वस्त में एक लंबे तार की मदद से झूलता हुआ 60 वॉट का बल्ब रोशन हो गया। मैंने दरवाजा बंद करके अंदर से चिटखनी लगाई और उस वाहिद चारपाई की तरफ बढ़ गया जिस पर एक शिकन आलूद चादर और मैला सा तकिया रखा हुआ था। मैं जूतों समेत चारपाई पर लेट गया और जेब से वो कागज निकाल लिया जिस पर डेविड ने कोड लिख कर दिए थे। अब मेरे पास कोड अजबर करने के सिवा कोई काम नहीं था, मगर नींद से लड़ना बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। कोई 2 घंटे इसी आलम में गुजर गए। कोड बड़ी हद तक मैंने जहन नशीन कर लिए थे। गुज़श्ता पूरी रात और फिर सारा दिन जागते रहने के बायस अब मेरे लिए आंखें खुली रखना भी दूबर हो रहा था। मैंने कागज तय करके जेब में रखा और आंखें बंद कर लीं। उठकर लाइट ऑफ करने को भी जी नहीं चाह रहा था। कबल इसके कि मैं नींद की मेहरबान आगोश में पहुंचता, दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने बुलंद आवाज में पूछा, कौन है? मगर बाहर से जवाब मिलने की बजाय दोबारा दरवाजा जोर से पीटा गया। मैंने इस बार पहले से भी बुलंद आवाज में पूछा, मैंने कहा कौन है? मगर इस बार भी जवाब न मिला और दरवाजे पर पहले से भी ज्यादा जोर से दस्तक हुई। चारपाई से उठते वक्त मुझ पर झुंझुलाहट तारी हो गई। बंसडिले के दोस्तों के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। अगर उसके दोस्त इतने ही नामाकूल हैं तो मेरा यहाँ रहना दूभर कर देंगे। मैंने दरवाजे की कुंडी खोली और बेसाख्ता पीछे हटने पर मजबूर हो गया। दरवाजे के बाहर खड़े हुए 2 अफराद स्याह लिबास में मलबूस थे और उनके हाथों में दबे हुए रिवॉल्वर साफ नजर आ रहे थे, मगर बाहर रोशनी इतनी नहीं थी कि उनके चेहरों के नकूश नजर आ सकते। उन दोनों ने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए और दरवाजे में आकर रुक गए। मैंने उन दोनों को पहचान लिया। वो ग्राहम और नेल्सन थे और उन दोनों के तेवर बड़े खतरनाक नजर आ रहे थे। ग्राहम विल्सन के खतरनाक तेवर देखकर मैंने बेइख्तियार अपने दोनों हाथ उठा दिए। ये अंदाजा करना मुश्किल नहीं था कि उन दोनों में से कोई भी गोली चलाने से दरेग नहीं करेगा। मुझे हाथ उठाते देखकर विल्सन ने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया और तेजी से पलटकर दरवाजे की चिटखनी लगा दी। चिटखनी लगाकर मेरी तरफ मुड़ते हुए बोला, हमसे झूठ बोलने वाला बच नहीं सकता मिस्टर बंसडिले। मैंने बड़े इत्मीनान से कहा, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला मिस्टर विल्सन। अगर झूठ ही बोलना होता तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं मिल सकता था। वो बोला, तुमने कहा था कि वो दोनों कार बम के धमाके में मारे गए हैं, जबकि मारा जाने वाला शख्स कोई और है। उन दोनों में से एक भी मर नहीं सका। मैंने पुरसुकून लहजे में कहा, जल्दी में मुझे वही कुछ मालूम हुआ था जो मैंने तुम्हें बताया था। ये तो शाम के अखबारात के जरिए मालूम हुआ कि धमाके में सिर्फ कार का ड्राइवर हलाक हुआ था। ग्राहम कुर्राया बोला, तुम बकवास कर रहे हो। तुमने कहा था कि इग्निशन में चाबी घुमाते ही उन दोनों के परख चिड़ गए थे। मैंने कहा, हाँ मैंने यही कहा था, लेकिन उस वक्त मुझे यही मालूम था और ये गलत फहमी का नतीजा था। दरअसल मेरी तवज्जो उस तरफ थी कि कार में बम फिट करने वाले कौन थे, इसलिए मैं गैर मुतल्लिक बातों में सर नहीं खपा रहा था। तुम खुद अंदाजा कर सकते हो कि मुझे दूसरी तहकीकाती एजेंसियों से ज्यादा तेजी दिखानी पड़ रही थी और मैंने तनहा सबको शिकस्त दी। मेरी दलील विल्सन पर असरअंदाज हुई और वो सोच में डूब गया, जबकि ग्राहम जो अक्ल खिरत से आरी मालूम होता था अब भी मेरी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। ग्राहम गुर्राया, तुम्हारी वजह से हमें नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है, अब तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैंने तलखी से कहा, अगर मैं ना होता तो मुमकिन है तुम लोग इस वक्त जिंदा ना होते। अगर होते भी तो पुलिस की तहवील में होते। ये बंसडिले की जहानत थी जिसने तुम्हें बचा लिया। पूरे गोयटे हिल में तुम्हें ऐसा कोई दूसरा नहीं मिल सकता। ग्राहम ने मजे का खेज अंदाज में कहा, आइंदा ये एक भी नहीं मिलेगा। उसके दिल में इंतकामी आग जल रही थी। उसे आज सुबह मेरे हाथों जो हजीमत उठाना पड़ी थी उसे आसानी से नहीं भूल सकता था। मैंने कहा, तुम्हें मेरा एहसान मंद होना चाहिए था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम इंतहा दर्जे की नामाकूलियत के मुजाहिरे पर तुल गए हो। वो बोला, जो सलूक तुम्हारे साथ किया जाएगा उसकी कहानी किसी और को सुनाने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे, इसलिए हमें कोई फिक्र नहीं है। मैंने कहा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा तो तुम भी जिंदा नहीं रहोगे। तुम्हें इतनी अकल भी नहीं है
कि जो शख्स सरकारी तहकीकाती एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक सकता है वो क्या नहीं कर सकता। ग्राहम ने मुझे घूरा, बोला क्या मतलब? अपनी जिंदगी के आखिरी चंद लम्हों में भी तुम धमकियां देने से बाज नहीं आओगे। मैंने कहा अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हारे बारे में मुकम्मल मालूमात सरकारी एहलकारों तक पहुंच जाएंगी। ग्राहम अय्यारी से मुस्कुराया, बोला उस वक्त तक हम गोइटे हिल से निकल चुके होंगे। मैंने बेपरवाही से कहा मुझे मालूम है, मुकम्मल तैयारियां करने के बाद ही तुमने यहाँ धावा बोला होगा, मगर सवाल यह है कि तुम्हें खरगोशों का बिछड़ा हुआ जोड़ा भी तलाश करना है। ग्राहम के चेहरे का रंग उड़ गया। विल्सन भी बुरी तरह चौंका। विल्सन ने कहा तुम अपने लिए गड्ढा खुद खोद रहे हो। हमारे फोन सुनकर तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने कहा मुझे अंदाजा था कि तुम्हारी नीयत में फतूर है, इसीलिए मैं मुतमईन नहीं हुआ, और अब मेरा दायरा तफ्तीश तुम्हारी तवक्कुआत से भी ज्यादा वसी है। सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। विल्सन मुझे घूरने लगा। शायद वो फैसला करने की कोशिश कर रहा था कि मेरी बात पर यकीन करे या न करे। मैंने कहा तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि अब मेरी तफ्तीश का मरकज शीगोराय का पोस्ट बक्स नंबर 128 है। विल्सन का हाथ लरस गया। उसने अटक अटक कर कहा ये पोस्ट बक्स नंबर तुम्हें कहां से मिला? मैंने कहा कोई चीज खुद से नहीं मिलती मिस्टर विल्सन, बड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ती है। ग्राहम ने हिज़यानी अंदाज में कहा मैं कह रहा हूं कि इस शख्स को हलाक कर दो, ये बहुत खतरनाक आदमी है, हमारे लिए कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। मैंने कहा बाजी तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है मिस्टर। मेरे आदमी पहली फुर्सत में फोन नंबर 5570 पर मादाम क्लारा को तुम्हारे करतूतों से आगाह कर देंगे। विल्सन के साथ साथ ग्राहम का चेहरा भी तारीक हो गया। उन्होंने कई गलतियां की थी। उन गलतियों की इत्तला अगर रेंडल हावर्ड को मिल जाती तो वो इन दोनों को मरवा देता। विल्सन का रिवॉल्वर वाला हाथ झुक गया और वो भर्राई हुई आवाज में बोला तुमसे मसालहत करने में ही बेहतरी है। मैंने सर हिलाया, कहा तुम अक्लमंद आदमी हो मिस्टर विल्सन। ये कहकर मैंने अपने हाथ गिरा दिए। ग्राहम पर सख्ता तारी था। मैंने ग्राहम से कहा बेहतर यह है कि तुम भी रिवॉल्वर जेब में रख लो। ये हथियारों की नहीं ज़हनी सलाहियतों की जंग है जिसमें तुम्हें मात हो चुकी है। विल्सन फीके से अंदाज में मुस्कुराया, बोला तुमने हमें नॉकआउट कर दिया है, क्या तुम हमें बैठने को भी नहीं कहोगे? मैंने कहा जरूर कहूंगा मिस्टर विल्सन, तुम दोनों पलंग पर ही आ जाओ, कुर्सी पर मैं बैठ जाता हूँ। विल्सन ने पलंग पर बैठते हुए कहा मुझे यकीन नहीं आता कि कोई शख्स महज एक दिन की कलील सी मुद्दत में इस कदर मालूमात हासिल कर सकता है। मैंने कहा इसे छोड़ो, ये बताओ कि रात के इस पहर तुम दोनों ने यहाँ धावा क्यों बोला? विल्सन ने कहा हम मुश्तइल हो गए थे। तुमने हमें उन दोनों की हलाकत की इत्तला दी थी और वही इत्तला हमने मादाम क्लारा को पहुंचा दी, जो बाद में गलत साबित हुई। मैंने विल्सन की बात काट कर कहा तुम्हारा मतलब है खरगोशों के मिलने की इत्तला? विल्सन ने पहलू बदला, बोला हाँ, तुम्हें शायद अंदाजा भी ना हो कि तस्दीक के बगैर ये इत्तला उस तक पहुंचाने की हमें कितनी कड़ी सजा मिल सकती है। मैंने कहा बात समझ में नहीं आई मिस्टर विल्सन। आखिर मादाम क्लारा और तहजीब मेलकम एक्स में ऐसी क्या दुश्मनी है कि वो उसकी जान के दर पे हो रही है? वो बोला हम तो एक बड़ी मशीन के बहुत छोटे से पुर्जे हैं, हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि हमें कौन से काम करने हैं, वजूहात नहीं बताई जाती। मैंने कहा मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करता जो मुझे चालाकी दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल में हर शख्स को कम से कम एक मौका जरूर मिलना चाहिए, खा वो दुश्मन ही क्यों ना हो। विल्सन ने मेरी बात सुनकर हैरत से पलकें झपकाईं। उसने कहा तुम्हारा मतलब नहीं समझा मिस्टर बंसटिले। मैंने कहा हालांकि तुम खूब समझ रहे हो, तुम उस शख्स से मुखातिब हो जिसने महज 12 घंटे के अंदर अंदर मादाम क्लारा को खोद निकाला। आइंदा 12 घंटों में जो कुछ होने वाला है उसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैंने तुम दोनों का सुराग लगाया, तुम्हारे खिलाफ ऐनी शाहिदों तक पहुंचा, उनकी जबान बंद की, मादाम क्लारा का पोस्ट बक्स नंबर तक मालूम कर लिया। तो क्या मैंने खरगोशों के जोड़े की तरफ से बेतवज्जुही बरती होगी? विल्सन और ग्राहम मुझे खामोशी से देखते रहे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझसे किस अंदाज में गुफ्तगू करें। चंद लम्हों के बाद मैंने दोबारा कहना शुरू किया तुम लोग खुद को बहुत चालाक समझते हो। तुम्हारे दिमागों में ये खन्नास घुसा हुआ है कि अब तक जो कुछ होता रहा वो महज इत्तेफाक था और किसी वक्त भी तुम्हें कोई ऐसा मौका मिल सकता है जिससे फायदा उठाकर तुम बाजी उलट सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये महज तुम्हारी भूल है। तुम दोनों मेरे शिकंजे में इस तरह जकड़े हुए हो कि मेरी मर्जी के खिलाफ जुम्बिश भी नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसी हिमाकत करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। तुम्हें बैक वक्त 3 महाजों पर मुकाबला करना पड़ जाएगा। एक तरफ मेरे आदमी होंगे, दूसरी तरफ गोइटे हिल की हुकूमत और तीसरी तरफ मादाम क्लारा। तुम किस किस से बचते फिरोगे? विल्सन ने भर्राई हुई आवाज में कहा हम समझते हैं मिस्टर बंसटिले, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या चाहते हो। मैंने खुश्क लहजे में कहा ऐसे शख्स को क्या कहा जाएगा जो खुद को अक्लमंद और दूसरों को अहमक समझ रहा हो। तुम सब कुछ समझते हुए भी मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या चाहता हूँ। विल्सन ने कहा सुबह ग्राहम ने तुम्हारे साथ ज्यादती की थी, उस पर तुम शायद अभी तक नाराज हो। मैंने ग्राहम को बहुत बुरा भला कहा है। मैंने तंजिया लहजे में कहा
और इस वक्त यहाँ खैर सगाली के जज्बे के तहत आए हो। विल्सन ने कहा, मैं बता चुका हूँ कि अगर हमें तुम्हारी तरफ से गलत बयानी का शुबा न होता तो हम कभी ऐसी हरकत न करते। मैंने कहा, तुम झूठ बोलकर मुझे धोखा नहीं दे सकते। तुम लोग मुझे कत्ल करने के इरादे से यहाँ वारिद हुए थे। वो बोला, तुम गलत समझ रहे हो, बिला वजह कत्ल करना हमारा शेवा नहीं है। मैंने कहा, बिला वजह तो कोई किसी को कत्ल नहीं करता। तुम लोग मुझे कत्ल करने के इरादे से यहाँ आए थे तो तुम्हारे पास मुझे कत्ल करने का कोई ठोस जवाब भी जरूर होगा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ मिस्टर विल्सन? विल्सन ने भर्राई हुई आवाज में कहा, नहीं, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई हमसे झूठ बोले। लेकिन अब ये बात साफ हो गई है कि तुमने झूठ नहीं बोला, बल्कि तुम ही गलत फहमी का शिकार हो गए थे। मैंने उसकी बात काट कर कहा, गोया अगर ये बात साफ न होती तो तुम मुझे कत्ल कर देते। विल्सन ने बेबसी से कहा, हम उसके लिए मजबूर थे। हम तुम्हें एक बड़ी रकम अदा करने वाले हैं। हमारे दरमियान मामलात साफ होने बहुत जरूरी हैं। मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, क्या तुम इतने ही सादा लॉ हो कि इतनी आसानी से रकम अदा कर देते? जितनी रकम का मैंने मुतालबा किया था उतनी रकम के लिए तो तुम कई कत्ल कर सकते हो। विल्सन ने कहा, तुम्हें वहम हो गया है और वहम का कोई इलाज नहीं है। ग्राहम एक लफ्ज भी नहीं बोल रहा था, बस वो मुझे घूरे जा रहा था। मैंने कहा, तुमने शायद गौर नहीं किया। मैंने कहा था कि मैंने खरगोशों के जोड़े की तरफ से बेतवज्जुही नहीं बरती और इस वक्त मेरे पास उनके मुतल्लिक बहुत सी मालूमात मौजूद हैं। विल्सन और ग्राहम चौंक पड़े। विल्सन ने तजस्सुस से कहा, किस किस्म की मालूमात? मैंने कहा, तहजीब मेलकम एक्स के साथी का नाम अली यार खान है, जो फलस्तीन की तहरीक आज़ादी का बहुत बड़ा अलमबरदार है। तुम लोगों ने उसी को हलाक करने के लिए गाड़ी में बम फिट किया था, मगर वो होशियार था, बच निकला। इससे कबल भी यहूदी उस पर मुताद्दिद जानलेवा हमले कर चुके हैं, मगर वो किस्मत का धनी है, हर बार बच जाता है। यहूदी के अलावा उसकी किसी और से दुश्मनी नहीं है। लिहाजा साबित हुआ कि तुम लोग भी यहूदी हो और तुमने मुझसे झूठ बोला था कि अली यार खान से वाकिफ नहीं हो। खुद तुम दूसरों से झूठ बोलते हो और उनसे तवक्को रखते हो कि सब कुछ सच सच तुम्हारे सामने रख दें। विल्सन बोला, फर्ज करो तुम्हारी मालूमात दुरुस्त हैं, हम लोग यहूदी हैं और अली यार खान का कत्ल हमारा मिशन है, तो ये जानकर तुम्हारा रवैया क्या होगा? मैंने कहा, मेरा रवैया कुछ नहीं होगा। मैं एक खुद मुख्तार आदमी हूँ, किसी मशीन का पुर्जा नहीं हूँ। मौका महल देख कर कोई भी फैसला कर सकता हूँ। विल्सन ने मुस्तरबाना अंदाज में कहा, तो फिर हमारी मदद करोगे? तुम्हें तुम्हारी तवक्को से बढ़कर मुआवजा मिलेगा। मैंने विल्सन को गौर से देखते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है अली यार खान को कत्ल करने में तुम्हारी मदद करूं? वो बोला, मेरा यही मतलब है। तुम्हें मुआवजा भी अदा किया जाएगा और हम तुम्हारे एहसानमंद भी होंगे। मैंने कहा, तुमने कोई और काम कहा होता तो मैं सोचे समझे बगैर हामी भर लेता, लेकिन ये मामला बहुत खतरनाक है, मुझे इस पर गौर करना पड़ेगा। विल्सन बोला, जरूर गौर करो, और ये बात भी जहन में रखना कि इससे तुम्हें इतनी रकम मिल सकती है जो कोई इंसान बरसों में भी नहीं कमा सकता। मैंने कहा, जहां जिंदगी दांव पर लग रही हो वहां रकम सानवी हैसियत इख्तियार कर जाती है। विल्सन बोला, खतरात मोल लिए बगैर तो कुछ भी हासिल नहीं होता, और तुम तो खतरात मोल लेने के आदी मालूम होते हो, बासलाहियत हो, फिर ये मौका क्यों जाया कर रहे हो? मैं खामोश हो गया। वो लोग समझ रहे होंगे कि मैं उनकी पेशकश पर गौर कर रहा हूँ, जबकि दर हकीकत मैं सोच रहा था कि मैंने 24 घंटे की मोहलत तलब की थी और 24 घंटे पूरे होने से कबल मुझे मुतवफ़ा ड्राइवर के कातिलों को उसकी बेवा के सामने पेश कर देना था। मसला यह था कि मैं इन दोनों में से एक को जिंदा रखना चाहता था। वो दोनों ही कातिल थे, लेकिन ग्राहम सफ़ाक दरिंदा था। विल्सन में फिर थोड़ी बहुत इंसानियत थी। मैंने फैसला किया कि ग्राहम को कुर्बानी का बकरा बनाऊंगा। मैंने झिझकते हुए कहा, तुम लोगों को अंदाजा नहीं है, इतना बड़ा काम मैं तन्हा नहीं कर सकूंगा। विल्सन ने कहा, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा अपना गिरोह है, तुम अपने गिरोह के लोगों से भी तो मदद ले सकते हो। मैंने कहा, अली यार खान सरकारी मेहमान है और अगर उसके खिलाफ मैंने अपने लोगों से मदद लेने की कोशिश की तो मेरा कोई आदमी मुखबरी भी कर सकता है। जाहिर है वो स्टेट के मेहमान के खिलाफ तो मेरा साथ देने से रहा। विल्सन ने कहा, वैसे तुम कौन से कानूनी काम कर रहे हो? उसके लहजे में तंज था जिसे मैंने यकसर नजरअंदाज कर दिया। मैंने कहा, छोटी मोटी कानून शिकनी तो सभी कर लेते हैं, और फिर गैर मुल्कियों को लूटना तो हमारे यहाँ वैसे भी कारे सवाब तसव्वुर किया जाता है। विल्सन ने कहा, तो फिर इस मसले का क्या हल होगा? तुम खुद तो ज़हनी तौर पर उसे कत्ल करने के लिए तैयार होना। मैंने कहा, बड़े बड़े नामवर यहूदी एजेंट उसके मुकाबले पर न सिर्फ नाकाम हो चुके हैं बल्कि अक्सर व पेशतर अपने अंजाम को भी पहुंच चुके हैं, लेकिन मैं इससे खौफजदा नहीं हूँ। मेरे ख्याल में उसके मुकाबले पर आने वाले तमाम एजेंट अहमक थे और वो सब के सब अपनी गलतियों की सबब मारे गए, वरना दर हकीकत उसे ठिकाने लगाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। विल्सन बोला, इतने बड़े बड़े दावे करने के बावजूद भी तुम उससे डर रहे हो? मैंने कहा, इस वक्त वो टेरिस महल में मुकीम है और जनरल टेरिस का मेहमान है। अगर ये बात ना होती तो मैं तन्हा ही उससे निमट लेता। विल्सन ने कहा, ठीक है मिस्टर डिले,
हम दोनों हर तरह से तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन ये जहन से निकाल दो कि उससे निपटना आसान होगा। मैंने कहा, तुम दोनों ने भरपूर तरीके से मेरा साथ दिया, तो कोई वजह नहीं है कि हम उस पर काबू न पा सकें। विल्सन और ग्राहम ने यक आवाज कहा, हमें मंजूर है। मैंने कहा, ठीक है, अब तुम लोग जाओ, सुबह किसी वक्त मैं तुम्हारे पास आऊंगा। मुमकिन है उस वक्त तक मैं कोई मंसूबा बनाने में कामयाब हो जाऊं। वो दोनों चले गए और उनके जाने के चंद ही लम्हे के बाद दरवाजे पर बड नमूदार हुआ। बड ने कहा, तुम जिंदा हो चीफ? मैं समझ रहा था कि वो लोग तुम्हारा काम तमाम कर गए होंगे। मैंने कहा, इसकी नौबत नहीं आई बड, वो लोग वैसे ही काबू में आ गए थे। वो बोला, तो फिर अब बड के लिए क्या हुक्म है? सोने की इजाजत है कि अब भी उनकी निगरानी जारी रहे। मैंने कहा, वो लोग पूरी तरह मेरे चुंगल में फंस चुके हैं, इसलिए अब उनकी निगरानी करने की जरूरत नहीं रही। तहम उनके फोन कॉल्स टैप होने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहना चाहिए। बर्ड ने कहा, यह कहने की जरूरत नहीं है चीफ, उनकी फोन कॉलें तो बहरहाल टेप होती रहेंगी। मैंने कहा, ठीक है बर्ड, मैं चंद घंटे सोना चाहता हूँ, तुम लोगों से सुबह ही मुलाकात होगी। बर्ड चला गया और उसके जाते ही मैं पलंग पर ढेर हो गया। अब मेरे अंदर मजीद एक लम्हा जागने की भी हिम्मत नहीं थी। 6 घंटे की भरपूर नींद लेने के बाद मैं अलग सुबह ही उठकर टेरेस महल जा पहुंचा। तहजीब मुझे जागती हुई मिली थी, जबकि बर्ड सो रहा था। मैंने तहजीब को गौर से देखते हुए कहा, क्या तुम रात में सोई नहीं? उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। तहजीब मुस्कुराई, बोली, नहीं, लेकिन तुम्हें देखकर अंदाजा होता है कि तुमने अपनी नींद पूरी कर ली है। मैंने कहा, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, लेकिन सवाल यह है कि तुम रात भर जाग कर क्या करती रही? तहजीब ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार कर रही थी। मेरा अंदाजा है कि तोहफा तुम्हें जरूर पसंद आएगा। मैंने तजस्सुस आमेज अंदाज में तहजीब को देखा। कहा, क्या तुमने मेरे लिए कोई डिश तैयार की है? तहजीब हंस पड़ी, बोली, यही समझ लो, लेकिन इस तैयारी में बर्ड और कैथी ने मेरा भरपूर साथ दिया है। वो दोनों तो डिश की तैयारी के बाद सोने चले गए, जबकि मैं तुम्हारे इंतजार में जाग रही हूँ। मैं ये अंदाजा करने से कासिर था कि तहजीब ने क्या कारनामा अंजाम दिया है जिस पर वो इस कदर खुश नजर आ रही है। तहजीब ने कहा, ज्यादा तजस्सुस में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। तोहफा वसूल करने के लिए तुम्हें नीचे तहखाने में जाना पड़ेगा। मैंने तवील सांस ली, कहा, ओह, मालूम होता है कि तुमने निकिता की जबान खुलवा ली है। तहजीब ने कहा, ऐसे लुत्फ नहीं आएगा, अपनी आंखों से देखोगे तो पता चलेगा। मैं तहजीब के साथ तहखाने में आ गया, जहां निकिता अपने कमरे में बेड पर पड़ी थी। उसकी हालत देखकर मैं सन्नाटे में आ गया। उसके जिस्म पर बराए नाम लिबास था और पूरा जिस्म उधड़ा हुआ नजर आ रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, शायद वो बेहोश थी, मगर इस आलम में भी उसके मुंह से कराहें खारिज हो रही थीं। उस पर बेपनाह तशद्दुद किया गया था।